हेलो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रियल नंबर्स। आइए बातें करते हैं रियल नंबर्स के बारे में। स्टोरी ऑफ R5। R5 अर्थात ऐसा एक ग्रुप जिसमें 5 प्रकार के मेंबर्स शामिल हैं। कौन कौन से मेंबर्स हैं सब, कि जिसको हम लोगों ने R5 का रियल नंबर्स मतलब हम लोगों ने कहा कि इट्स स्टोरी ऑफ R5। R5 की एक स्टोरी है ऐसा हम लोगों ने बोला। तो ये R5 मतलब जिनमें 5 ग्रुप्स का, 5 समूहों का, 5 सेट्स का कलेक्शन होता है। हाँ, उन पूरे कलेक्शन को रियल नंबर्स कहा जाता है। वो जो 5 सेट से 5 ग्रुप से, उनमें से एक ग्रुप जो है वो नेचुरल नंबर्स का, एक होल नंबर्स का, एक इंटीजर्स का, एक रैशनल नंबर्स का, P ओवर Q। अब रैशनल नंबर्स की बात चल रही तो एक बार आपको याद होगा ही, या शायद मैं कहूं और आपको याद आने लगेगा कि रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। मान लीजिए मुझे 3/4 को ही रिप्रेजेंट करना था, लेकिन किसी का दिमाग चला कि यार मैंने ऊपर और नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 3 को भी और 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 2 बराबर 6/8। भले मैं इसको 6/8 लिख रहा हूं, पर है तो वो 3/4 के बराबर ही 2 से डिवाइड करने पर। 3 से दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर इसी नंबर को 9/12 लिखा जा सकता है। अगर इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 टाइम्स 3 इज 9, 3 टाइम्स 4 इज 12। अगर मैं इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 30/40। ये सारे नंबर्स आपको सबको याद आने ही लगा होगा कि इनको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर सबकी वैल्यू सेम है 3/4 के बराबर। तो प्लीज आप में से किसी का दिमाग चल जाए और कोई पूछ ले कि सर फिर P/Q इनमें से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो सामान्यतः जब हम रैशनल नंबर्स को P/Q से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा अर्थ उससे ये नंबर से होता है जहां पर 3 और 4 जिनको हम को प्राइम्स कहते हैं, को प्राइम्स, ऐसी संख्या जिनमें दोनों में कोई भी किसी और संख्या से 1 के अलावा किसी से दोनों को डिवाइड नहीं किया जा सकता। नो अदर नंबर इज कॉमन बिटवीन देम, उनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। अगर दोनों को डिवाइड करना है तो केवल 1 के अलावा दोनों को डिवाइड किसी भी नंबर से नहीं कर सकते हैं, उनको को प्राइम्स कहा जाता है। तो ऐसा रैशनल नंबर्स विच इज ए रेशियो ऑफ को प्राइम्स, जो को प्राइम्स का रेशियो होता है, इसी को हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर कहते हैं। और इसलिए जब भी हम रैशनल नंबर को P/Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इट इज अंडरस्टूड, ये अंडरस्टूड है, अलग से नहीं बोलना है कि वो रैशनल नंबर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रिप्रेजेंटेड है। अगर किसी ने कहा कि मेरा रैशनल नंबर 9/12 है, तो लिखने के पहले ही 3 से ऊपर डिवाइड हो सकता है 9, सो 3 से 3 टाइम्स, 12 भी 3 से डिवाइड हो सकता है 4 टाइम्स, तो पहले इसको डिवाइड करके 3/4 के टर्म्स में ही लिखेंगे। सो ये हमारा रैशनल नंबर। लेकिन जब मैंने ऐसा कहा तो आप में से अनेक लोगों को याद आ गया होगा या आने लगेगा। जैसे जैसे मैं एक एक बात करने लगूंगा ना, आपको धीरे धीरे ये सारी बातें ना याद आने वाली है पक्के में, कि ये जो रैशनल नंबर्स हैं इनको हम डेसिमल के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर डेसिमल के द्वारा इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, ऐसा भी याद आने लगेगा। तो किसी भी रैशनल नंबर को जब हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो हो सकता है वो 3 प्रकार का हो सकता है। 3 प्रकार का। पहला प्रकार कहलाता है टर्मिनेटिंग प्रकार का, रैशनल नंबर्स ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। टर्मिनेटिंग याद ही दिला रहा हूं तो याद दिला दूंगा। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, एंड रिकरिंग। एकदम अर्थ पुनः एक बार काम पे डाली दूंगा। और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ऐसे रैशनल नंबर्स जिनको हम जब डेसिमली रिप्रेजेंट करेंगे तो उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इन 3 अलग अलग प्रकार का हो सकता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप ऑफ डेसिमल नंबर्स। 3 प्रकार के अलग अलग प्रकार से रिप्रेजेंटेशन होता है ना। और उसके बाद हम रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर का अर्थ, जैसे कि नाम से क्लियर है, टर्मिनेट होना, खत्म होना। जब किसी को अपन से फॉर एग्जांपल 3/4 की बात कर लेता हूं, 3 को जब 4 से हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड नहीं कर पाएंगे इसलिए पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा। 0 ले लिया, 4 टाइम्स 7 इज 28, ऊपर से 30 - 28 इज 2। वी कैन डेसिमल लगाने से 0 लिया जा सकता है। एंड 4 टाइम्स 5 इज 20, 20 - 20 इज 0। सो टर्मिनेटिंग का अर्थ होता है डेसिमल के बाद में एक फिक्स क्वांटिटी के पश्चात, फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स के पश्चात हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। इसलिए समाप्त हो जाएगा क्योंकि रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो वो जो डेसिमल के बाद आफ्टर ए डेसिमल नंबर, डेफिनेट नंबर ऑफ डिजिट्स,
द क्वेश्चन टर्मिनेट्स, टर्मिनेट होना मतलब खत्म हो जाना, क्वेश्चन हमारा टर्मिनेट हो जाता है बिकॉज रिमाइंडर इज जीरो। ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनको वी कॉल देम एज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, उनको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं जहां पर डिवाइड करने के पश्चात रिमाइंडर इज जीरो। लेकिन कई ऐसे नंबर्स होते हैं जहां पर अपन डिवाइड करेंगे तो कभी रिमाइंडर जीरो आता ही नहीं है। सिंपलेस्ट एग्जांपल भी, आप 1 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 1 को 6 से डिवाइड कर दीजिए और आप मालूम है कि 1 को 3 से जब डिवाइड कर दिया तो पॉइंट और फिर 3 टाइम्स 3 इज 9, 1 बचा, फिर 0 ले लिया, फिर 3, फिर 1 बचा, फिर 3। सो डिवाइड करते चलिए करते चलिए करते चलिए, लेकिन बिकॉज वी डू नॉट गेट रिमाइंडर टू बी जीरो, रिमाइंडर कभी जीरो आता ही नहीं है और इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग, बिकॉज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द क्वेश्चन गोज ऑन एडिंग। क्वेश्चन के अंदर जो डिजिट्स है ना वो बढ़ते जा रहे हैं, हम डिवाइड करे जा रहे हैं, डिवाइड करे जा रहे हैं, क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आखिर रिमाइंडर जीरो आ ही नहीं रहा है सब। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं जो जहां पर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है और क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो भाग अगर हम देते चलेंगे, डिवाइड करते चलेंगे तो बढ़ते ही चलेंगे, उनको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये डेसिमल के बाद 3 3 3 3 3 3 3 3 लगातार 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 3 का रिपीटेशन होते जा रहा है। सो इनको कहा जाता है रिकरिंग, का मतलब रिपीटेटिव ऑफ नेचर। सो रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही। हाँ, डेसिमल के बाद अगर हम ये कहना चाहें कि भैया अरे बस इतने डिजिट्स के पश्चात अब मामला डिवीजन का टर्मिनेट होने वाला है बिकॉज रिमाइंडर इज जीरो, वो सुख आपको नहीं मिलेगा और इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग कहते हैं। और बात चली रही तो बता दूं, चूंकि 3 का रिपीटेशन होने जा रहा है तो इसी को आपने लोअर क्लासेस में 0.3 के ऊपर या तो एक डॉट लगा दिया होगा या 0.3 के ऊपर बार लगा दिया होगा। ऐसे रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं सो दैट इसका अर्थ हो गया कि ये तो डिवीजन लगातार लगातार 3 3 3 3 3 3 मिलने ही वाला है। या शायद आपको कभी याद आ जाए 1 को 7 से डिवाइड कर दिया और डिवाइड जब करेंगे तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, पॉइंट लगा 0 1 7 3 0 7 4 28 फिर 2, ऐसा आप करते चलेंगे ना तो 0.142857 और इसके आगे पुनः 142,857, पुनः 142,857। सो बार बार रिपीट रिकरिंग। वो जो नंबर से पहले के बार एक ही डिजिट रेकर हो रहा था, उसका लगातार प्राप्त हो रहा था बार 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 3 3 3 3, अब की बार एक ही नंबर नहीं है बट द ग्रुप ऑफ दोज नंबर्स 142,857 अगेन 142,857 अगेन 142,857 अगेन रिकरिंग। पर आपको मालूम होगा कि ये बार बार लिखने के बजाय इस पूरे के ऊपर एक बार लगा दिया, इसका मतलब ये होगा कि ये सब लोग रिपीट होने वाले हैं, तो इनको हम लोगों ने नाम दिया होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग टाइप ऑफ रैशनल नंबर्स। दूसरे प्रकार के ऐसे ही बहुत सारे, 1 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, 9 को 9 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, जो टर्मिनेट नहीं होते, बिकॉज डेसिमल के पश्चात नंबर ऑफ डिजिट्स विल गो ऑन जस्ट गेटिंग एडेड। क्वेश्चन के अंदर डिवीजन के नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो बढ़ते चलेंगे, आप डिवाइड करते चलिए वो बढ़ते चलेंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स देख रहे हैं कि मैं थकता हूं कि तुम थकते हो, वो देखता है कि मैं आपको थका के रहूंगा, मैं कभी खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। और क्यों खत्म नहीं होगा? क्योंकि रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आने वाला है। लेकिन जहां पर क्वेश्चन के नंबर कभी रिपीटेशन नहीं होने वाला है, बार 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 रिपीटेशन नहीं होने वाला है। फॉर जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल 0.0100010001000001 चलते जा रहा है, डिवाइड करते जा रहा है और चलते जा रहा है मामला। सो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और किसी का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। आप बोलेंगे सर 0 और 1 तो आ ही रहे हैं। नहीं 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 भाई, नॉन रिकरिंग का मतलब यहां पर डेसिमल के बाद एक ही 0 और एक ही 1 है, बाद में 2 zeros आ गए बीच में, फिर 3 zeros आ गए, तो रिकरिंग कहां है, रिपीटेशन कहां है? सो ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू पूरी तरह से निकाली नहीं जा सकती, इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप ऑफ डेसिमल्स। और ऐसी ही संख्या को हम लोग कहते हैं R5 का 5वां मेंबर, जिसको बोला जाता है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स R5 के 5वां मेंबर साहब। पहला नेचुरल नंबर्स, फटाफट बोल रहा हूं, दूसरा होल नंबर्स, तीसरा इंटीजर्स, चौथा रैशनल नंबर्स, और अब 5वां है जिसमें जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप के डेसिमल्स होते हैं और जिनकी वैल्यू कभी भी हम एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल √2, √3, पाई, एग्जैक्ट वैल्यू कभी निकाल ही नहीं सकते हो। करते चलिए, डिवाइड करते चलिए, करते चलिए, करते चलिए। फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर ने इसकी पाई की जब वैल्यू निकाली ना 3.1428 वगैरह 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 डेसिमल के बाद में 30 अरब आंकड़ों तक इसकी वैल्यू निकाल के बता दी कंप्यूटर साहब ने कि जो कहीं पर भी रिकरिंग नहीं, कहीं पर रिपीटेशन नहीं हो रहा है, डिवाइड करे जा रहे हैं हम, करे जा रहे हैं हम, करे जा रहे हैं।
तो ऐसे नंबर जो होते हैं उनको इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं और उनके ग्रुप को हम या तो क्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू डैश या क्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, या कभी कभी इनको टी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। और इस प्रकार से इन 5 ग्रुप्स का मिलकर जो यूनिवर्सल सेट कह लीजिए, सुपर सेट कह लीजिए, जिनके अंदर ये 5 लोग मेंबर्स होते हैं, उसको बोला जाता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। उनको हम सेट ऑफ रियल नंबर्स कहते हैं और यूजुअली आर से रिप्रेजेंट करेंगे। सो इस आर के अंदर नेचुरल नंबर्स भी आ गए, इसमें होल नंबर्स भी आ गए, इनमें इंटीजर्स भी आ गए, इनमें रैशनल नंबर्स भी आ गए, इनमें इर्रेशनल नंबर्स भी आ गए। ये इन सारों का जो यूनिवर्सल सेट होता है, बड़ा वाला सेट होता है, सुपर सेट होता है, इसको वी कॉल इट एज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसको हमने R5 कहा इसलिए क्योंकि 5 मेंबर्स है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसको हमने कहा FTA, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसको हम शॉर्ट में बोलने वाले FTA। इसके बारे में विचार करेंगे। ये क्या लिखा है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन पर ये अभी 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, पढ़ते हैं। इसके पहले सिंपल सी बातें जो हमको मालूम है उसको एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप सबको याद रहता है कि नंबर P, मान दे तो P कह लेता हूं, एन इंटीजर P, और पूरा प्राइम नंबर कहने की जरूरत नहीं होती है, इज कॉल्ड एज ए प्राइम, चलेगा, कॉल्ड एज ए प्राइम इफ पहली कंडीशन हम लोगों ने कभी पढ़ी होगी बचपन में, P शुड नॉट बी, P की बात कर रहे हैं, P इज नॉट इक्वल टू 1, P खुद 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, एंड ये एंड का चिन्ह है, एंड P शुड बी डिविजिबल ओनली बाय 1 एंड P, जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द ओनली फैक्टर्स ऑफ P शुड बी 1 एंड P। इन दोनों में से कुछ भी कह लीजिए, ओनली फैक्टर्स ऑफ P शुड बी, या R कुछ भी कह लो, शुड बी 1 एंड P। ऐसे नंबर्स जिनको जो 1 के बराबर तो नहीं होना चाहिए, बेसिक प्राइम नंबर की बेसिक डेफिनेशन, 1 को प्राइम नंबर कभी नहीं मानते। सो ऐसा नंबर जो 1 नहीं हो और जिसके फैक्टर्स 1 और उस खुद नंबर के अलावा और तीसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे 2 है, 2 के फैक्टर्स हम कहेंगे तो 1, 1 एंड 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 1 भी नहीं है और केवल इन दोनों के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, 2 इज ए प्राइम नंबर। 3 के साथ भी ऐसे लिख सकते हैं, 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 3, और 4 को प्राइम नंबर नहीं कहेंगे बिकॉज 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। 5 को पुनः कह सकते हैं, 6 को नहीं कह सकेंगे बिकॉज 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, और इसलिए हम 6 को भी नहीं कह सकेंगे। तो ऐसे नंबर्स जो 1 के बराबर तो नहीं हो और जिनके केवल फैक्टर्स हो सकते हैं 1 और खुद नंबर, उनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर को छोड़कर जो सारे नंबर जितने बच गए, दे आर कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर्स, उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। एंड देयरफॉर ऑल इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स या तो होते हैं प्राइम्स या तो होते हैं कंपोजिट, बस, क्योंकि जो जो प्राइम नहीं है वो सब कंपोजिट में डाल दिए। और इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि प्रत्येक इंटीजर जो है या तो होता है प्राइम या तो होता है कंपोजिट, और अगर वो कंपोजिट है तो उस कंपोजिट को पुनः फैक्टराइज किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोगों ने कह लिया कि 6 खुद प्राइम नहीं है क्योंकि 6 के फैक्टर से 2 और 3, प्राइम नंबर की डेफिनेशन के अनुसार तो 6 के फैक्टर्स अगर केवल 1 एंड 6 होते बस तो इसको प्राइम कहते हैं, तो प्राइम तो नहीं है। लेकिन इस 6 को हम कह सकते हैं 2 इंटू 3 इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर, जिसके फैक्टर्स प्राइम नंबर्स के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 12 खुद प्राइम तो नहीं है, लेकिन इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 3, जिसको प्राइम फैक्टर्स के टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 80 खुद प्राइम नहीं है पर 2 इंटू 40 को पुनः लिखा जा सकता है 2 इंटू 20 को पुनः लिखा जा सकता है 2 इंटू 10 को पुनः लिखा जा सकता है 2 इंटू 5 को पुनः लिखा जा सकता है 1 इंटू 5। इन अदर वर्ड्स 80 को हम लोग लिख सकते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 5। और ये जो सारे प्राइम नंबर है इनकी जगह पर हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 5। तो ऐसा कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको तोड़ते चलिए, पहले तोड़ा 2 और 40, फिर 40 को पुनः तोड़ा एक कोई प्राइम नंबर और नॉन प्राइम नंबर में, पुनः 20 को पुनः तोड़ा, ब्रेक किया प्राइम और नॉन प्राइम के अंदर, 10 को पुनः ब्रेक किया प्राइम और नॉन प्राइम में। ऐसा जब करते गए तो प्रत्येक कंपोजिट नंबर जो है इस संसार का, उसको हम लोग प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली। और जहां मैं प्राइम फैक्टर बोल रहा हूं इसका मतलब पावर में कुछ हो सकता है, जैसे 2 इज ऑकरिंग 4 टाइम्स, 2 जो है वो 4 बार आ रहा है तो 2 टू द पावर 4 कर लिया, चलेगा। ये जो कुछ हमने अभी पढ़ा कि दुनिया में सारे इंटीजर्स जो है या तो केवल प्राइम और कंपोजिट होते हैं, जो प्राइम नहीं वो कंपोजिट,
और प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम अगर ब्रेक करते चले दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। इनको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, यही जो कुछ मैंने अभी बताया है ये आगे आप जरा ये शांति से देखते हैं। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स केवल प्राइम्स बोल दीजिए, प्राइम नंबर्स बोल दीजिए, दोनों का अर्थ एक है। वो आपको बताने के लिए मैंने केवल ब्रैकेट में लिखा है, अदरवाइज नो नीड। सो एवरी कंपोजिट नंबर इज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। एंड दिस फैक्टराइजेशन, और ये जो फैक्टराइजेशन है यूनिक, यूनिक का मतलब होता है अकेला, अद्वितीय। हाँ, तब अगर हम एक्सेप्ट फॉर, अद्वितीय कब, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दिस प्राइम फैक्टर्स ऑकर। कहने का मतलब यह है कि जैसे अभी अपन ने लिखा 12 बराबर 4 इंटू मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो पहले 2 लिखा और 3 लिखा। आप किसी को कोई बोले सर हम तो 3 इंटू 2 स्क्वायर लिखना चाहते हैं, ये भी चलेगा, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। बस ऑर्डर में चेंज हो सकता है, बाकी प्राइम फैक्टर्स वही रहेंगे। यहां लिखा तो भी 2 का स्क्वायर इंटू 3 आएगा, यहां लिखा तो भी 3 इंटू 2 का स्क्वायर आएंगे वही, लेकिन ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। और इसलिए ये गड़बड़ टालना हो तो लास्ट लाइन की जगह ऐसा बोल सकते हैं। इसी को मैं थोड़ा करेक्ट भी कर लूं, करेक्ट मतलब ये भी करेक्ट है, पर इसको पॉजिटिव स्टेटमेंट के रूप में देना चाहे अगर तो इज यूनिक। हाँ, इसके आगे की स्टेप में आगे का सेंटेंस, इसके आगे वाला ये लिखने के बजाय, आप चलेगा ये भी गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसको लिखने के बजाय अगर मैं ये कहता तो नहीं चल जाता दैट दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक इफ ऑल प्राइम नंबर्स, ऑल प्राइम्स are arranged in increasing order, continuously increasing order और continuously decreasing order चलता है, continuously increasing order और decreasing order। मतलब हमने तय कर दिया कि यानी जब भी ये फैक्टराइजेशन लिखेंगे हम हमेशा प्राइम नंबर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने वाले हैं। पहले 2 आना चाहिए, बाद में 3 आना चाहिए अगर होंगे तो, फिर 4 2 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11, केवल प्राइम नंबर्स आएंगे और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में तय कर दिया। इंक्रीजिंग तो इंक्रीजिंग, किसी ने बोला नहीं जैसे हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, बहुत अच्छे, वेरी इंटेलिजेंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। तो चाहे इंक्रीजिंग में करेंगे और या डिक्रीजिंग में करेंगे, दोनों में से एक तय कर लीजिए। देन दिस फैक्टराइजेशन मेथड इज यूनिक। तो फिर ऐसा एक ही तरीका हो सकता है जिसमें हम कंपोजिट नंबर्स को फैक्टर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। कोई भी नंबर आप लेना हो, कोई भी नंबर लेना हो, 420 लेना है, 420। अगर पहले लिखना चाहूं, किसी को इच्छा हो तसल्ली के लिए 2 इंटू 210, फिर 210 को लिख सकते हैं 3 इंटू 70, फिर 70 को लिख सकता हूं 5 इंटू 14। फिर अचानक याद आ गया अरे यार ये 14 जो है ना, ये 14 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 7। तो अब ऐसा लिखने की जगह हमने तय कर लिया, अभी तय किया है कि पावर्स प्राइम नंबर्स के चलेंगे, पर बाकी जितने प्राइम नंबर्स आएंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दोनों में से कुछ भी, पर मैं दोनों नहीं बोलूंगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर तय कर लेते हैं। तो ये ऐसा लिखने की जगह 420 को मैं लिखूंगा 2 और 2 2 बार आया है तो 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 60 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 420। ये हो गया। अब ये एकमात्र एक तरीका हो गया, इसको और दूसरे तरीके से नहीं लिख सकेंगे अगर हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। कंपोजिट नंबर है, इसको हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। ये जो कुछ है, हाँ, इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है ना। अब इसके एप्लीकेशन, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, उतना पहले बताता हूं। एप्लीकेशन ये है कि अगर एक प्राइम नंबर है P और कंपोजिट नंबर है A, तो फिर अगर P डिवाइड्स A स्क्वायर, अगर हम ये कहें कि P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका अपने आप अर्थ हो गया, अलग से करने की जरूरत नहीं है कि P डिवाइड्स A आल्सो। P अगर A स्क्वायर को डिवाइड करता है इसका मतलब P A को भी डिवाइड करता है। ये अपने आप करेक्ट होना ही चाहिए, इसको हम प्रूव नहीं करेंगे, लेम्मा टाइप होता है ये मान लेंगे। सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 डिवाइड करता है 4 के स्क्वायर 16, तो फिर इसका अपने आप अर्थ हो गया कि 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करेगा। A की वैल्यू 4 हो गई, A स्क्वायर हो गया 16। कोई भी नंबर आप लेके देख लीजिए, 6 का स्क्वायर 36, अगर 2 डिवाइड करता है 36 को तो 2 विल डिवाइड 6 आल्सो, उसका स्क्वायर रूट 6A हो गया, ये A स्क्वायर हो गया। आप समझ रहे हैं ना। हाँ? तो इस प्रकार से अगर P कोई प्राइम नंबर है और वो प्राइम नंबर अगर किसी A स्क्वायर, किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वह प्राइम नंबर उस संख्या को भी डिवाइड करेगा जिसका कोई स्क्वायर हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ये हम उपयोग में लाने वाले हैं अभी अभी। हाँ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें प्रूव करना है हमको। हाँ, उस समय इसका उपयोग बहुत ज्यादा करेंगे। सो बच्चों, वो जो हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, आइए उसका एप्लीकेशन पढ़ना है। और वो एप्लीकेशन है टू फाइंड आउट HCF एंड LCM ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स।
दो पॉजिटिव इंटीजर्स का पहले तो निकालेंगे एचसीएफ या जिसको अपन जीसीडी भी कहते हैं, ये पहली एक मेथड, और फिर उनका एलसीएम कैसे निकालना ये दूसरी मेथड। और फिर इसी मेथड को इतना सिंपल तरीके से, अभी तो 2 इंटीजर्स बोला है, उसी को 3 इंटीजर्स के लिए 4 इंटीजर्स के लिए कैसे कर सकते हैं, बहुत सरल बहुत सिंपल मेथड। आइए समझते हैं। स्टेप्स पहले बता दूं और फिर स्टेप्स से सवाल कैसे करते हैं उसको बाद में देखते हैं। सबसे पहला काम करना है फैक्टराइज ईच ऑफ द गिवन इंटीजर्स एंड एक्सप्रेस देम एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ द प्राइम्स इन असेंडिंग ऑर्डर। जो भी नंबर्स हमको दे रखे हैं उनको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है, प्राइम फैक्टर्स की पावर्स के रूप में, और वो भी कैसे, कुछ समय पहले बताया था, प्राइम फैक्टर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, है ना। सो फॉर एग्जांपल अभी तक किसी बाय चांस किसी को समझ में नहीं आया तो 80 को हम लोग फैक्टर्स अगर कर लें, बचपन में सबने किया है, 2 से 40 बार, 2 से 20 बार, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार और 5 से 5, सो 2 into 2 into 2 into 2 4 times multiplied by 5. So 80 can be written as 80 जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 4 into 5, 2 to the power 4 होता है 16, 16 into 5 makes it 80. So यही ऐसा कुछ लिखा है कि जिन जिन को हमको फैक्टराइज करना है उन सारे इंटीजर्स को इन टर्म्स ऑफ, उनको फैक्टराइज करना है इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ द प्राइम नंबर्स। अब जैसे 5 का पावर 1 ही है तो 1 ही लिखेंगे, अलग से कहीं से ले नहीं आएंगे पावर्स, जो पावर आता है 2 के पावर में 4 है, 2 to the power 4 into 5. सो सबसे पहली स्टेप है जो सवाल करेंगे नोट करिए, तो प्रत्येक इंटीजर, जो भी इंटीजर है जिनका भी हमको एचसीएफ निकालना है, पहले एचसीएफ और बाद में एलसीएम, सबसे पहले उनको करेंगे फैक्टराइज इन टर्म्स ऑफ द पावर्स ऑफ द प्राइम नंबर्स के पावर्स के रूप में, एंड दैट टू इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर्स। बता चुका हूं, पहले 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5, फिर 7, फिर 7 के बाद अगला वाला प्राइम नंबर आता है 11, फिर 13, हाँ फिर 17, 19, ऐसे हो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर्स ये हमारी पहली स्टेप होने वाली है। सो फैक्टराइज ईच ऑफ द गिवन इंटीजर्स एंड एक्सप्रेस देम एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर। एक पहली स्टेप। स्टेप नंबर 2, एचसीएफ निकालने के लिए उनमें से कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो दोनों इंटीजर्स में कॉमन है, हाँ उनको लिख देंगे। सो वही लिखा है, आइडेंटिफाई कॉमन प्राइम फैक्टर्स एंड फाइंड देयर स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट्स, और उनके सबसे छोटे पावर्स क्या क्या है, कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे और उसके सबसे छोटे पावर्स क्या क्या है, अर्थ समझा रहा हूं, चिंता मत कीजिए। तीसरा बोला है स्टेप नंबर 3, रेज दिस कॉमन फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स टू देयर स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट्स, उनके स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट्स जो है उन प्रत्येक फैक्टर के ऊपर लिखिएगा और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए टू गेट एचसीएफ, इससे एचसीएफ मिल जाएगा। पहले ये 3 की बात करता हूं, फिर एलसीएम की भी बात करते हैं, चिंता मत कीजिएगा। सो ये पहली स्टेप याद हो चुकी है आपको, जो नंबर्स दे रखे हैं उनको हमको लिखना है प्राइम फैक्टर्स के रूप में इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, प्राइम फैक्टर्स की पावर्स के रूप में। सो आपने ये लिख ही लिया होगा ऐसी मैं आशा कर रहा हूं, और इसलिए आइएगा एक सिंपल एग्जांपल से चालू करते हैं। सरल एग्जांपल से हम चालू करना चाहेंगे। पहले एचसीएफ किसका निकालना वो देखते हैं, फिर एलसीएम किसका निकालना वो भी देखते हैं। सिंपलेस्ट एग्जांपल करना चाहते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल 26 एंड 91। 26 मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आपकी अनुमति से। 26 कैन बी रिटन एज 2 into 13, दोनों प्राइम फैक्टर से, और 2 into 13 इज इक्वल टू 26। तो 91 के लिए लिखना पड़ेगा 2 से इज नॉट डिविजिबल, 3 से डिविजिबल हो सकता है, 91 नहीं हो सकता, 4 से नहीं हो सकता, 5 से नहीं हो सकता, 7 से होता है। सो इसको लिख दिया 7 into 13। तो पहली स्टेप हो गई कि फैक्टराइज ईच ऑफ द गिवन इंटीजर्स एंड एक्सप्रेस देम इन टर्म्स ऑफ पावर्स, ये लिख दिया एक। नंबर 2, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है वो लिखेंगे। सो कॉमन फैक्टर्स में उनका, अगर आपकी अनुमति से, कॉमन का C, फैक्टर्स का F, कॉमन फैक्टर्स लिख देता हूं। कॉमन फैक्टर्स दोनों में है केवल 13, बस कॉमन फैक्टर। नंबर 3 स्टेप, इसी में मिनिमम पावर, मिनिमम एक्सपोनेंट पावर एक ही बात है, मिनिमम एक्सपोनेंट के लिए चलिए, इसमें भी पावर बने, इसमें भी पावर बने, इसलिए मिनिमम एक्सपोनेंट इज 1। स्टेप नंबर 3 क्या क्या करना है, पहले फैक्टराइज करना प्राइम नंबर्स के रूप में। फैक्टराइज करने के बाद स्टेप नंबर 2, कॉमन फैक्टर कौन सा है, कौन कौन से है वो लिखना। धीरे धीरे सारे कठिन सवाल भी कराऊंगा, तो वो लिखा। फिर उसका मिनिमम पावर क्या है दोनों के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मान लीजिए पावर 3 होता और यहां पर होता 4, तो मिनिमम पावर 3 है तो मैं यहां पर 3 लिख देता। करेंगे, बताऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। सो अभी दोनों के पावर में बने तो मिनिमम पावर इज 1, और इसलिए हमारा जो ये कॉमन फैक्टर के पावर में 1 चढ़ाकर जो आएगा वो HCF कहलाएगा। सो HCF हो गया 13 to the power 1 is equal to 13, दोनों का HCF हो गया 3। स्टेप नंबर 1 हमने प्रत्येक का फैक्टराइजेशन किया।
प्राइम फैक्टर्स के एक्सपोनेंट्स के रूप में, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नंबर एक। नंबर दो, HCF निकालने के लिए दोनों के कॉमन फैक्टर कौन कौन से, अभी एक ही है तो एक लिख दिया, अगले सवालों में ज्यादा होंगे वो भी लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, फिर उनकी मिनिमम पावर क्या है वो लिखेंगे, नंबर तीन नेक्स्ट स्टेप। फिर नंबर चार, जो कॉमन फैक्टर से उनके पावर में मिनिमम पावर लिखकर और फिर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो जो आएगा HCF आएगा HCF। एलसीएम करने के लिए क्या करना, आइए देखिए। सो दैट एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो फैक्टर्स है, ऑल द फैक्टर्स, जैसे यहां पर 2 और 13, यहां पर 7 और 13, तो कॉमन फैक्टर एक ही बार लिखना, तो एक 2 है फैक्टर, एक 7 है फैक्टर और एक 13 है फैक्टर। जो फैक्टर्स दोनों के हैं उनको लिखना एलसीएम निकालने के लिए, नंबर एक। और नंबर दो, उनकी मैक्सिमम पावर्स क्या क्या है, मैक्सिमम, जैसे यहां पर 2 की मैक्सिमम पावर 2 एक ही है तो 1, 2 की 1, 7 की 1, 13 की 1, क्योंकि यहां भी 1 है और इसलिए उनका एलसीएम जो होगा वो 2 के पावर में जो कॉमन पावर आई है वो 1 लिखेंगे, 7 के पावर में कॉमन पावर अगर 1 है तो वो लिखेंगे, 13 में कॉमन पावर 1 है तो वो लिखेंगे, मैक्सिमम पावर, नॉट कॉमन पावर, मैक्सिमम पावर। सो 2 into 7 into 13 and that makes it 13 into 7 is 91, 91 into 2 is 182, so 182 जो है 182, ये हो गया एलसीएम। सिंपल क्वेश्चन लिया था, थोड़ा सा और धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेना चालू करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर ये जो लिखा है वो क्या लिखा है, हमको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं, आइएगा एक और नंबर ले लेते हैं, 510 एंड 92, 92 एंड 510। आइए एक बार इसका HCF निकालेंगे और एक बार निकालेंगे इसका LCM। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले, या LCM भी निकालना तो फैक्टर्स तो लिखने पड़ेंगे। आइए 92 के फैक्टर्स करते हैं, 2 से डिवाइड करूंगा 46 टाइम्स, 2 से डिवाइड करूंगा 23 टाइम्स, 23 प्राइम नंबर होने से 23 टाइम्स 1, और इसलिए 92 के फैक्टर्स लिखे, चूंकि 2 ऑकर्स 2 टाइम्स, दो बार आया है, सो 2 का स्क्वायर इंटू 23 दैट बिकम्स 92। 510 को लिखना है, 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 5 जा एंड 5 जा 255। अब 2 से तो भाग जा नहीं सकता, 3 से डिवाइड कर सकते कि नहीं, उसका बहुत सिंपल तरीका आप लोगों को याद है ऐसा मानता हूं, फिर भी एक बात बता रहा हूं, कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है उसकी बहुत सिंपल टेस्ट होती है, जितने भी डिजिट्स है उनका सम कीजिए, 5 + 5 10 + 2 12, अगर उस डिजिट्स के सम 12, अगर 12 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं मतलब इसको भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं, कोशिश की जाना चाहिए, सिंपल सा तरीका है। पुनः रिपीट कर रहा हूं, किसी भी संख्या में, नंबर में जो डिजिट्स होते हैं उन सारे डिजिट्स का कर दीजिए सम, 5 + 5 10 + 2 12, उस सम को अगर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 × 4 = 12, यस 12 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं मतलब इसको भी 255 को भी 3 से डिवाइड कर सकेंगे। सो 3 से डिवाइड किया, 3 × 8 is 24 एंड 3 × 5 is 15, 85, 85 आखिरी में 5 होता है तो 5 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, 17 टाइम्स, और 17 इज अ प्राइम नंबर, सो 70, और इसलिए इस 510 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 comes once only तो 2, 3 comes once एक ही बार आता है, 5 भी एक ही बार आता है, 17 भी एक ही बार आता है, और इसलिए सबसे पहली स्टेप हमारी हो गई, जिन के बीच में HCF या LCM निकालना है उनको प्राइम फैक्टर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर के रूप में लिख देना, 2 का स्क्वायर इंटू 23, 2 × 3 × 5 × 17, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप, कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स है, कॉमन फैक्टर्स उनको CF लिखा अपन थोड़ी देर पहले, कॉमन फैक्टर्स, और नंबर 2 इधर कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे और उधर इनकी मिनिमम पावर्स लिखेंगे, मिनिमम पावर जो दोनों में कॉमन है। सो कॉमन फैक्टर 2 है एक तो बस, बाकी यहां पर 23 है, यहां पर 23 कहीं भी नहीं है, यहां पर 5 है, यहां पर कहीं नहीं है, 17 नहीं है, ओनली कॉमन फैक्टर इज 2, और उस 2 की मिनिमम पावर आप देख सकते हैं, यहां 2 है, यहां कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, मिनिमम पावर इज 1, और इसलिए HCF का जहां तक सवाल है 2 के पावर में ये चढ़ाएंगे, 2 के पावर में 1 = 2, सो द HCF ऑफ दीज नंबर्स, इन दोनों नंबर्स का HCF हो गया 2 to the power 1 दैट इज 2। अभी और करूंगा, ये भी समझ में नहीं आया ठीक से, चिंता मत कीजिए। एलसीएम निकालते समय क्या करेंगे, कॉमन नहीं, जितने फैक्टर्स एलसीएम निकालना है, जितने फैक्टर्स है दोनों में वो सब लिख देंगे, एक तो 2 फैक्टर है, एक तो 3 है, एक तो 5 है, एक तो 17 है, एक तो 23 है, जितने फैक्टर्स है, और अब इनके मैक्सिमम पावर्स को वो लिखेंगे, मैक्सिमम, आपके पास मिनिमम नहीं, मैक्सिमम पावर्स। सो मैक्सिमम पावर 2 का है 2,
3 का एक ही बार है तो 1, 5 का 1, 17 का 1, 23 का 1। जाना होता तो ज्यादा लिखते, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 के पावर में 2 है तो 2 टू द पावर 2, 3 के पावर में 1 है, 5 के पावर में 1 है, 17 के पावर में 1 है, 23 के पावर में 1 है। सो दैट मेक्स इट 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू 3 इंटू 5, 17, 23। 5 times 3 is 15, 15 times 4 is 60, 60 into 17 into 23। 60 into 23 पहले कर लेता हूं आपकी अनुमति से, which makes it 1380 times 17, और 17 into 1380 करूंगा, 17 into 0 is 0, 17 into 8 is 136, carry over 5, 17 into 3 is 51 and 5 56, and 17 plus 5 is 22, 2260। एक बार चेक कर लेते हैं वापस, क्या चिंता है। 4 into 3 is 12, 12 into 5 is 16, 60 I mean, 23 into 60 कर रहा हूं आपके with your permission। So 23 times 6 होता है 138, 138 into 17 करना है। So 17 times 0 is 0, 17 times 8 is 136, remainder I mean 13, 17 into 3 is 51, 51 and 13 makes it 64, and carry over is 6, 17 and 6, yes, 23460, that becomes their LCM। So LCM बता दिया मैंने आपको कैसे करते हैं, क्या लिखा है वो नहीं पढ़ा पर पहले। फाइंड द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ ईच फैक्टर। HCF लिखते समय अपन ने कॉमन फैक्टर की बात की थी, कॉमन शब्द हटा दिया, प्रत्येक फैक्टर की मैक्सिमम पावर लिख दीजिए, ग्रेटेस्ट पावर, और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए और एग्जांपल लेते हैं, चिंता मत करना प्लीज। फॉर एग्जांपल एक और सवाल ले लेते हैं, 84, 90, 120, 3 संख्याओं का। पढ़ाते समय 2 ही लिखा था अपने फॉर 2 नंबर्स, पर आओ ना उसको बढ़ा देते ना आगे 3 नंबर्स के लिए, तभी तो मजा आएगा। 84 के प्राइम फैक्टर्स कर दिए, 2 times 42 is 84, 2 times 21 is 42, 3 times of 7 is 21, 7 times 1 is 7, so 2 into 2 into 3 into 7, because 2 occurs 2 times, so 2 square times 3 times 7. Similarly, let us find out powers of 90. 2 times 45, 3 times 15, 3 times 5, 5 times 1. So 90 can be written as 2 times, because 3 occurs 2 times, so square of 3 times 5. Then comes 120. 2 times of 60 is 120, 2 times of 30 is 60, 2 times of 15 is 30, 3 times of 5 is 15, 5 times of 1 is 5, and therefore 120 can be written as, because 2 occurs 3 times, cube of 3 times 3 times 5. So these are the common factors, step number 1. Step number 1. Step number 2, to determine HCF. Let us find out HCF. और HCF निकालने के लिए कॉमन फैक्टर एक एंड मिनिमम एक्सपोनेंट। ये I write minimum like this and I write maximum like MAXM, maximum, and this MIN power M is minimum. So minimum exponent, which is there in all of them. So common factors 2, 2, 2, all of them contain 2. So one common factor is 2. 3, 3, 3, each one of them contains 3 also. But here 7 is there, but there is no 7 here. 5 are here and here, but 84 does not contain 5. So common factors only are 2 and 3. Minimum powers out of the 3 is, the power here is 2, power here is 1, power here is 3, exponent here is 3. So out of all of them, minimum exponent becomes 1. So minimum power is 1. 3 occurs once only, here the power is 2, here the power again is 1. Minimum out of power 1, 2 and 1 is 1. And therefore, our next step is to find out HCF. We raise the minimum power to each common factor, 2 to the power 1 times 3 to the power 1, making it 6. Highest common factor of all of them becomes equal to 6. Highest common factor is 6. To determine LCM, we write down all factors. This contains 2 and 3, 2 and 3, 2 and 3. So 2, 3. Then these two contain 5. This contains 7. All factors which are there, all. So 2 we have written powers. Don't worry about power.
1 factor is 2. 2 is everywhere, here, we write 2. 3 is everywhere, here, we write 3. 5 is here and here, but not here. We have to write 5 also. 7 is here, but it is not present here, but we have to write down 7 also. Each and every factor has to be written. And now here, the maximum exponents. Out of the exponent 2, 1 and 3, maximum exponent happens to be 3. Out of exponent 1, 2 and 1, maximum exponent becomes 2. Exponent 5 has exponent 1 here also and here also. Maximum exponent is 1. 7 has exponent 1. And now we raise each of the factor to the maximum exponent. So 2 raised to power 3. 3 raised to power 2. 5 raised to power 1. 7 raised to power 1. And we have to multiply all of them. That will give us the value of LCM. So 2 to the power 3, that is 2 cubed, is 8. 3 square is 9 into 5 into 7. And therefore 8 times 9 is 72. 72 times 5 is 360 times of 7, making it equal to 2520. The LCM becomes equal to 2520. So that is how we find out HCF and LCM with the help of fundamental theorem of arithmetic. Let us try to find out, rather to apply an interesting principle. कोई भी दो इंटीजर्स है हमारे पास a और b, कोई भी दो इंटीजर्स a और b, तो उनके HCF, उनके LCM और उन a और b, इन चारों के बीच में एक बढ़िया रिलेशन होता है, एक बढ़िया रिश्ता होता है. एंड दैट रिलेशनशिप इज दैट HCF ऑफ a and b टाइम्स LCM ऑफ a टाइम a and b. दो इंटीजर्स का HCF इंटू उन्हीं दो इंटीजर्स का LCM इज ऑलवेज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट. हमेशा उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है. छोटी सी प्रिंसिपल, छोटा सा प्रिंसिपल है, इंटरेस्टिंग. तो अगर दो इंटीजर्स है a और b, उनका HCF इंटू उनका LCM, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जरा देखिए, पहला सवाल क्या बोलता है कि अगर दो नंबर्स के HCF और LCM 6 and 180 रिस्पेक्टिवली, HCF की वैल्यू 6 है, LCM की वैल्यू इज 180. वन नंबर इज 30. दोनों में से कोई भी एक नंबर मान लेते हैं, एक नंबर इज 30. वी हैव टू फाइंड आउट द अदर नंबर. बस सिंपल. एंड सो वी विल हैव 6 into 180 upon 30, cross multiplication will bring 30 to the denominator of the other side, and that is equal to b. And you can, if you can very easily do these calculations, 1 0 of this denominator cancels with 1 0 of the numerator. 3 cancels 6 2 times, and 18 times 2 is 36, and therefore the other number, the other integer becomes equal to 36. Simple. Let us take another example. I hope it is extremely simple. That the basic formula is there, that for any two integers a and b, the product of the integers a times b is equal to the product of their HCF and product of their LCM. So our second question says that for two numbers a and b, HCF is given, LCM is asked, and the product is 3072. Let us apply the same formula. HCF is given to be 16. LCM is to be determined. Let us assume LCM to be, say, x, whatever. And the product of the numbers is given to be 3072. And we have to find out the value of x. And x stands for LCM of the same two numbers. And therefore x cross multiplication will bring x is equal to 3072 over 16. Let us try to divide 3072 by 16. 16 times 1 is 16. When 16 is subtracted from 30, the remainder is 14. We have to take the 7 downwards. And now 16 times 8 is 16 times 9 is 144. Remainder is 3. When we take 2 here, 16 times 2 is 32. So 192. And therefore, the LCM of the two numbers becomes equal to 192. Very simple. For any two integers a and b, their product is equal to product of their HCF and LCM. Let us take yet another example. For any two numbers a and b, a is 725, we have to find out b. HCF is given, LCM is given. And so 725 times b, it must be equal to the product, HCF 144 times 2, 175.
and therefore b becomes equal to 145 into 2175 over 725. Now as it is clear, because this term also has 5 at units place, this term also has 5 at units place, so we can divide this number also by 5, this number also by 5, because 5 has to be the common divisor. So 145 when divided by 5, 5 times 2 is 10, remainder is 4, we take 5 over 4 and 5 times 9. So 5 will cancel 144, 5, 29 times. 5 divides 725. So 5 times 1 is 5. 7 minus 5 makes it 2. We take 2 over 2. 5 times 4 is 20. Remainder is 2. We take 5 over 2. And 5 times 5. Oh my God. 725 is nothing but 145 times 5. And so 145 of this and 145 of this, they would be cancelled. And now we have to divide 2175 by 5. Simple. So 2175 divided by 5. 5 times 4 is 20. Remainder is 1. We take 7 over 1. 5 times 3 is 15. Remainder is 2. And we take 5 and 5 times of 5. So 435 becomes the value of the other number. So that is how, if we know the HCF and LCM of two numbers, and if any one of them is known but the other one is not known, we can find out. If we know the values of two numbers, and if we take, if we know either their HCF, we can find out their LCM. If we know their LCM, we can find out their HCF by using this formula. Okay? So बच्चों, अभी तक अपन ने बहुत सारी बातें कर ली, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ लिया, उसके आधार पर इंटीजर्स टू और मोर देन टू इंटीजर्स का HCF कैसे निकालना, LCM कैसे निकालना, वो सब निकाल लिया. अब आइए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की भी बात करना चाहेंगे. फॉर एग्जांपल, लेट अस प्रूव दैट √2 इज एन इररेशनल नंबर. हाउ टू प्रूव दैट? कैसे प्रूव कर सकते हैं कि √2 जो है वो एक इररेशनल नंबर है? और ये मेथड आप पढ़ लेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से अपने मन से ट्राई करेंगे आप कि √3 जो है वो इररेशनल है, √5 इररेशनल है, √7 इररेशनल है, √11 इररेशनल है. हाँ, इनके बारे में बिल्कुल सेम मेथड से अप्लाई करेंगे. ये जो मेथड जिसका हम यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. आप सब लोगों ने बचपन में, मतलब लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि कोई तो भी हम एक एजम्पशन कर लेंगे, एजम्पशन के सहारे चलेंगे और वो करते हम ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जहां पर हमको एक ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि जो सबको दिख रहा है कि ये झूठ है. और जैसे ही उस झूठ रिजल्ट पर हम आते हैं, हम लोग कहेंगे कि यार ये झूठ क्यों होना चाहिए. तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि हम लोगों ने जो एजम्पशन किया था शुरुआत में वो गलत होना चाहिए. ऐसी ये जो मेथड है आपने भी लोअर क्लासेस में पढ़ी होगी, उसको कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. समझ में आ जाएगा. सो फॉर एग्जांपल, √2 जो है इट इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a अपॉन b रिप्रेजेंट्स ए रैशनल नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. a अपॉन b जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म, रैशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. इन द सिंपलेस्ट फॉर्म का अर्थ होता है नो फैक्टर इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी. नाउ ए और बी के बीच में कोई भी फैक्टर जब कॉमन नहीं होता है तब हम लोग बोलते हैं कि ये जो रेशियो है ना, ये जो रैशनल नंबर है ना, ये अब सिंपलेस्ट फॉर्म में एक एग्जांपल बताता हूं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने एक रैशनल नंबर लिखा 8/20. आप खट से चिल्ला उठोगे कि सर ये कहां से सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि 2 कैन डिवाइड 8 आल्सो. दो 20 को भी डिवाइड करता है. सो द सेम थिंग कैन बी रिटन एज 2/10. फिर आपका दिमाग चलेगा कि सर अभी भी 2 से डिवाइड कर सकते दोनों को. तो 2 से डिवाइड किया 4 को तो 2 से डिवाइड किया 10 को तो आया 5. लेकिन अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे हम 2 को भी डिवाइड कर दे और 5 को भी डिवाइड कर दे. ऐसा कोई नंबर नहीं है. तो ऐसा जब रेशियो आता है, ऐसा जब रैशनल नंबर आता है, हम लोग उसको कहते हैं इट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. और दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसा भी कहते हैं दैट 2 and 5 आर को-प्राइम्स. उनको आपने लोअर क्लासेस में पुनः को-प्राइम्स कहा होगा. ऐसे नंबर्स जिनमें एक के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, जिन दोनों को साथ-साथ. ऐसे नंबर्स which cannot be divided simultaneously by any number other than 1. एक के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं कर सकेंगे. सो 2 और 5 दोनों को अगर किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं तो वो केवल एक हो सकता है. आपको दिख रहा है. सो ऐसे समय 2 and 5 इनको हम को-प्राइम्स भी कहते हैं. तो या तो ऐसा कह लीजिए कि a and b आर को-प्राइम्स,
और जब किसी रैशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोप्राइम्स होते हैं, हम लोग ये कहते हैं दैट रैशनल नंबर इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, कि वह रैशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ऐसा भी कहते हैं। सो मान लेते हैं कि रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी, जबकि इट इज अ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर है, पर ऐसा है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अर्थात ए और बी में कोई कॉमन नहीं है। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो ए को भी डिवाइड कर दे, और ऐसा कोई भी नंबर नहीं है बी को भी डिवाइड कर दे, विद एक्सेप्शन ऑफ वन, एक को छोड़कर, है ना, मान लेते हैं ऐसा। सो नेचुरल बात है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे तो इसके दिस कैन बी रिटन एज रूट टू बी इज इक्वल टू ए, विच अगेन कैन बी रिटन एज, दोनों का स्क्वायर करते हैं अगर, सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन 1 ना। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी विल हैव रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और याद करके देखिए कल हम लोगों ने क्या कहा था कि अगर हम लिख सकते कि 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40, 4 से किसी दूसरे इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पर कोई तीसरा इंटीजर आता है तो पहला इंटीजर थर्ड इंटीजर को डिवाइड करता है, ऐसा हम लोग कह चुके हैं न जाने कितनी बार। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से बिकॉज 2 ऑन मल्टीप्लाइंग बी स्क्वायर गिव्स अस ए स्क्वायर, 2 से बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने पर ए स्क्वायर प्राप्त होता है, हम लोग कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। और अगर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो कल का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से, कि अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब ही हो गया कि 2 डिवाइड्स ए आल्सो, कि 2 ए को भी डिवाइड कर सकता है। अगर कोई भूल गए हैं तो मैं जस्ट सिंपल सा याद दिलाना चाहूंगा कि अगर 3 से डिवाइड कर सकते हैं 81, तो फिर इसका मतलब 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, तो 3 कैन डिवाइड 9 आल्सो। वही वाली बात कर रहा हूं कि अगर एक नंबर दूसरे किसी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो उसके अंडर रूट 81 का अंडर रूट 9, तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा। वही वाली बात लिखिए कि अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, 2 कैन डिवाइड ए आल्सो, अर्थात ए जो है उसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। और हमको ये मालूम, सामने अभी भी 2 मिनट पहले बोला ही था कि अगर 2 ए को डिवाइड करता है, इसी का मतलब अर्थ ये हो गया कि कोई तो भी नंबर c ऐसा होना चाहिए दैट a मस्ट बी इक्वल टू 2 इनटू c, 2 से किसी को मल्टीप्लाई करने पर अगर मुझे a मिलता है तो ही तो हम लोग कहते हैं कि 2 डिवाइड से, सो इट इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 2c। आइएगा a इज इक्वल टू 2c को हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दिस इक्वेशन एज 1, आइए इस इक्वेशन को 1 कह लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 2c, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह 2c लिखा का स्क्वायर, which gives us 2b square is equal to 4c square, और 2b square अगर 4c square के बराबर है तो इसका मतलब हो गया b square is equal to 2c square। मेरे ख्याल से मैंने कुछ भी कठिन बिल्कुल नहीं बोला है, लेकिन जरा यहां ये ना, जब हम लोगों ने कहा था कि 2b square is equal to a square, हम लोगों ने तत्काल इस नतीजे पर आ गए थे कि ओह इट मींस दैट 2 डिवाइड्स a square। एग्जैक्टली वही अंदाज है कि 2c square is equal to b square, सेम अंदाज। if 2c square is equal to b square, it should imply that 2 divides b square also, 2b square को भी डिवाइड करता है, और अगर 2b square को भी डिवाइड करता है मतलब 2 divides b also, मतलब 2 b को भी डिवाइड करेगा। थोड़ी देर पहले तो हम लोगों ने लिखा है कि a और b जो है a अपॉन b सिंपलेस्ट फॉर्म में है, या दे आर को-प्राइम्स, मतलब ऐसा 1 के अलावा एक भी नंबर ऐसा नहीं है जिससे हम a को भी डिवाइड कर सकते हैं और b को भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए ना, यहां पर हम क्या कह रहे हैं, यहां पर 2 से भी a को डिवाइड कर सकते हैं, और यहां पर 2 से b को भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से a को भी डिवाइड कर सकते हैं अगर, और 2 से b को भी डिवाइड कर सकते हैं अगर, उनको कोप्राइम कह ही नहीं सकते, इस रेशो को सिंपलेस्ट रेशो कह ही नहीं सकेंगे। इसका मतलब हो गई गड़बड़, इसका मतलब ये गलत हो गया। और ये गलत क्यों हो गया, इसका मतलब बेसिक बात है, हम लोगों ने जो एजम्पशन किया था कि रूट 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, उसको हम a अपॉन b सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही अपने आप में झूठ होना चाहिए, वही अपने आप में गलत होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, अंडर रूट 2 हैज टू बी एन इररेशनल नंबर, अंडर रूट 2 इररेशनल होना ही पड़ेगा। एक बार फास्ट रिवाइज करना चाहूंगा ताकि आपके कोई कंफ्यूजन, एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ने में कहीं परेशानी हो रही हो, अगर ज्वाइनिंग टू एंड जिसको बोलते हैं, उसमें कोई परेशानी हो रही तो एक बार बोलूंगा। हम लोगों ने मान लिया, हमको प्रूव करना है कि रूट 2 एक इररेशनल नंबर है, हमने एकदम उल्टा मान लिया कि नहीं रूट 2 इररेशनल कहां से हो गए, रूट 2 तो अरे वाह, रूट 2 तो मेरा रैशनल है यार, कुछ भी बोलते हो आप। हमने मान लिया कि रूट 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर है तो उसको हम a अपॉन b के सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो ऐसा बोल दिया, या ये कह लिया कि a और b को-प्राइम से अर्थ बता चुका हूं। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके रूट 2 इंटू बी इज इक्वल टू ए, दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का तो अर्थ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर हो गया।
और 2 डिवाइड से स्क्वायर हो गया तो अपन जो एफटीए का एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं उसके अनुसार 2 डिवाइड ए हो गया। और 2 डिवाइड ए का मतलब ये हो गया कि एक नंबर कोई ना कोई एक ऐसा नंबर इंटीजर होना चाहिए जिससे 2 को मल्टीप्लाई करने पर हमको ए मिलता हो। सो सी नाम का एक नंबर मान लिया हमने इंटीजर, तो 2c इज इक्वल टू ए हो गया। इस ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 के अंदर, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर और 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर या b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। लेकिन अगर 2c स्क्वायर b स्क्वायर के बराबर है इसका मतलब है 2 डिवाइड्स b स्क्वायर आल्सो, और अगर 2b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 डिवाइड्स b आल्सो। इसका मतलब हो गया कि 2 a को भी डिवाइड करता है, 2 b को भी डिवाइड करता है। हाय राम, इसका मतलब a अपॉन b सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। दूसरे शब्दों में a एंड b आर नॉट कोप्राइम्स। अरे हम तो मानकर चले थे कि कोप्राइम्स है, हम तो मान के चले थे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में माना था वहीं आकर हम लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि अरे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो ये केवल इसीलिए हो सकता है कि हम लोगों ने जो माना था, एजम्पशन किया था हमारा पहली पायदान पर, वो एजम्पशन कि √2 जो है एक रैशनल नंबर होगा वही गलत होना चाहिए, वरना तो इट इज नॉट पॉसिबल। और बिल्कुल ऐसा कैसे, तत्काल आज कल के कल घर जाकर तत्काल कोशिश कीजिए सेम मेथड से। √3 रैशनल इरेशनल है, √5 इरेशनल है, √7 √11 √13 √17, आपकी जो इच्छा हो ना उस इच्छा को आप प्रूव करके देख सकते हो आराम से, और करके देखेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए मान लेते हैं कि अब हमको प्रूव करना है कि 11 माइनस √5 इज एन इरेशनल नंबर। मान लेते हैं कि 11 माइनस √5 एक इरेशनल नंबर है। माइनस प्लस एक ही मेथड एक जैसी करेंगे, चिंता मत करना। सो मान लेते हैं कि एक इरेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, तो हम लोगों ने पुनः बिल्कुल वही अंदाज इसके पहले वाले सवाल में जैसे कहते हैं नहीं, मान लेते हैं कि एक रैशनल नंबर है जिसको a अपॉन b के सिंपलेस्ट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, और जिसको आप भूले नहीं है, हम लोगों ने ये भी कहा था दूसरे शब्दों में दैट a एंड b आर कोप्राइम्स। दोनों में से कुछ भी कह लेते हैं, अर्थ एक ही होता है, दोनों कहने की जरूरत नहीं होती है। या तो कह लीजिए कि a एंड b आर कोप्राइम्स, या तो ऐसा कह लीजिए, या यूं कह लीजिए कि a अपॉन b इज ए रैशनल नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ये भी चलेगा, है ना। अगर ऐसा है तो फिर 11 माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू √5। a एंड b इंटीजर्स है, ये बार है ही सब, देयर इंटीजर्स। और हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग केवल अभी पॉजिटिव इंटीजर्स की ही बात करेंगे, पर निगेटिव के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। और 11 माइनस a अपॉन b अगर यहां पर है तो यहां पर डिनोमिनेटर 1 है और यहां पर डिनोमिनेटर b है। हम लोगों को मालूम है कि सिंपलेस्ट तरीका सॉल्व करने का ये होता है कि अगर वी हैव समथिंग प्लस और माइनस समथिंग अपॉन समथिंग, अगर इस प्रकार का कोई रिश्ता हमारे पास सामने आता है, a कोई भी क्वांटिटी, उसके बाद प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और दूसरी कोई संख्या इज इन द फॉर्म ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग, तो चूंकि पहला वाला a कैन बी रिटन एज a अपॉन 1, और बिकॉज देयर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, उनके डिनोमिनेटर्स अलग है, तो सिंपलेस्ट तरीका याद रखिएगा दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना। इसके डिनोमिनेटर में c है, यहां पर 1 है, तो दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इंटू c अपॉन c कर लेंगे, तो अपने आप इसके भी डिनोमिनेटर में c आ जाएगा, इसके भी डिनोमिनेटर में c है। सो बोथ ऑफ देम कैन बी एडेड, c इंटू a कैन बी रिटन एज c a या ac, कुछ भी लिख दीजिए। सो दिस कैन बी रिटन एज ac प्लस और माइनस जो भी कुछ बीच में होगा वो अपॉन c। हाँ, ऐसा लिख सकते हैं। ये प्लीज मेथड एकदम सिंपलेस्ट मेथड है, डिनोमिनेटर सेम करना। वही अंदाजे आप भी समझ रहे हैं कि यहाँ पर b है, यहाँ पर 1 है, मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है, तो मैं आपको b अपॉन b से यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, सो दैट 11b, दोनों के अपॉन में b और b डिनोमिनेटर सेम होने से उसको एक ही बार लिखा जा सकता है। 11 इंटू b इज 11b माइनस a एंड इज इक्वल टू √5। पर हमको तो मालूम है कि इंटीजर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में, मतलब रैशनल नंबर्स, 11b एक इंटीजर होगा क्योंकि b इंटीजर है, a इंटीजर है, 11b में से a को माइनस करूंगा इंटीजर आएगा, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, और दो इंटीजर्स का डिवीजन एक रैशनल नंबर कहलाता है, हमको सबको मालूम है। इसका मतलब √5 जो है एक रैशनल नंबर हो गया। इसके अनुसार √5 जो है वो तो एक रैशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर। पर ऐसा कैसे है? आपको बताया था कि जैसे मैंने प्रूव किया कि √2 इरेशनल है, वैसे आप घर जाकर √3 को इरेशनल प्रूव कर सकते हैं, √5 को इरेशनल कर सकते हैं, √7 को इरेशनल कर सकते हैं। इसका मतलब √5 तो इरेशनल होता है, हमें मालूम है। जबकि इसको, इस एजम्पशन को सच मानकर हम जब बढ़ते हैं तो हम आते भलते ही नतीजे पर कि √5 एक रैशनल नंबर है, जो गलत है। और ये गलत है, इसका मतलब इसकी पहले वाली स्टेप गलत होगी, इसका मतलब इसके पहले वाली स्टेप गलत होगी। इन अदर वर्ड्स, जो हम लोगों ने शुरुआत में माना है वही गलत होना चाहिए, ये उसका अर्थ। क्योंकि ये तो सब हम लोगों ने मैथमेटिक्स के हिसाब से करेक्ट किया है,
मतलब जो हमने एज्यूम किया था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर होना चाहिए, सॉरी 11 माइनस रूट 5 एक रैशनल नंबर होना चाहिए, इट इटसेल्फ मस्ट बी अ रॉन्ग हाइपोथेसिस, ये गलत होना चाहिए, गलत। दूसरे शब्दों में 11 माइनस रूट 5 मस्ट बी एन इरैशनल नंबर। रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करने वाला हूं ताकि बोर्ड पर कुछ जगह मिलती रहे। सबसे पहले हमको चेक करना है कि क्या हमारे इस 6 टू द पावर n नेचर का कोई भी नंबर है, जबकि n कोई भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 वगैरह। क्या इस संख्या को जब सॉल्व करेंगे तो उसके एंड में मतलब यूनिट्स प्लेस पर क्या जीरो आ सकता है क्या, ऐसा सवाल पूछा है। तो 6 टू द पावर n को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 टू द पावर n। मेरे ख्याल से कहीं कुछ मैंने कठिन नहीं बोला है। 3 इंटू 2 टू द पावर n, जिसको पुनः हम लिख सकते हैं, जस्ट एग्जांपल समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल 6 का क्यूब है तो 6 के क्यूब को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 2 का क्यूब, और फिर 3 इंटू 2 का क्यूब का मतलब ही होता है 3 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। और आप देख सकते हैं कि 3 का क्यूब हो गया 27, 2 का क्यूब हो गया 8, और जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको आ जाएगा 216। 6 का क्यूब भी होता है 216। सो आप मेरे ख्याल से समझ चुके हैं। सो दिस नंबर कैन बी रिटन फर्दर एज 3 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर n। इसका मतलब यह हुआ कि ये 6 टू द पावर n जो नंबर है उसके जो प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स, मैं केवल प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, वो केवल 3 है और 2 है। लेकिन हमको तो मालूम है कि जब भी कभी किसी भी संख्या के एंड में 0 आता है, 1 हो, 100 हो, 40 हो, 20 हो, तो उसका एक प्राइम फैक्टर 5 तो होना ही चाहिए। ऐसा कोई भी आज तक नंबर नहीं होगा किसी के पास जिसके यूनिट प्लेस पर 0 होगा और जिसका कोई प्राइम फैक्टर 5 नहीं हो। ऐसा नंबर इज इम्पॉसिबल। 10 2 टाइम्स 5, 100 20 टाइम्स 5, 20 2 4 टाइम्स 5, 5 तो आना ही चाहिए। लेकिन चूंकि इसमें कहीं पर भी 5 नहीं है, अतः आप कितना भी सॉल्व कर लीजिए, n की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, इसके एंड में 0 नहीं आएगा कभी भी, है ना। यही हमसे पूछा जा रहा है कि क्या 6 टू द पावर n नेचर का कोई भी संख्या होगी जिसमें n एक नेचुरल नंबर है, तो क्या उसके एंड, और एंड का मतलब उसके यूनिट स्पेस पर का 0 आ सकता है क्या। हमारा जवाब यही हो गया, दैट बिकॉज 6 टू द पावर n विल हैव प्राइम फैक्टर्स। इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 3 और 2 होने वाले हैं, कहीं भी 5 नहीं है। और जब तक 5 और 2 ये कहीं भी प्राइम फैक्टर नहीं है, आखिरी में 0 तो आ ही नहीं सकता। तो बच्चों, रियल नंबर्स का हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर लैंग्वेज सरल लगी हो, तो फिर इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन पर अपने कमेंट्स दीजिए। इन सब बातों से हमारा उत्साह तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और शायद हम और बेहतर वीडियो आप लोगों की मदद के लिए दूसरे टॉपिक्स पर भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।